ओके, आज की क्लास के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। ओके, आज की क्लास में स्पेशली हम इंटीग्रेशन को कवर करेंगे, जो फिजिक्स के अंदर नीडी है, जितने पोर्शन की ज़रूरत है, मेडिकल के लिए हो या जेई के लिए हो या बोर्ड के लिए हो या 11th के लिए हो। ठीक है, जो मैंने पहले ही कल बताया था डिफरेंशिएशन के सेक्शन में, जो 10th से 11th में मूविंग है या 11th से 12th में मूविंग है, उनके लिए जितना फिजिक्स में इस पार्ट की नीड है वो मैं आपको कंप्लीट कवर करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, देखो इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर तीन मेन पॉइंट्स, बिल्कुल बेसिक से लेक्चर होगा, बिल्कुल बेसिक से कि इंटीग्रेशन यूज क्यों करते हैं और इंटीग्रेशन कैसे कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन के अंदर तीन बेसिक सी बात, वो नंबर 1 समेशन या एडिशन की बात करेंगे हम, समेशन या एडिशन। ठीक, जो सेकंड बात है वो है एरिया अंडर द कर्व, इसकी बात करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, राइट। और जो थर्ड चीज़ है वो है, थर्ड पॉइंट है वो है फॉर वेरिएबल फंक्शन। अब ये है क्या क्या, जैसे जैसे मेरा लेक्चर बढ़ेगा आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये देखो, हम इंटीग्रेशन के अंदर समेशन या एडिशन की बात करेंगे, राइट, एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे और फॉर वेरिएबल फंक्शन की बात करेंगे। यानी इंटीग्रेशन जो यूज करेंगे हम वो वेरिएबल फंक्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे अभी। देखो मान के चलो मेरे पास एक ये कर्व है, राइट, ये वाला, ये बोलूँ मैं सिंपल, ये फोर्स है, ये वाई एक्सिस की तरफ फोर्स है और ये एक्स एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अब देखो फोर्स कांस्टेंट है, यानी कुछ इस तरीके से इसका कर्व है, कांस्टेंट फोर्स है। अब मैं आपसे बोलूँ क्या फोर्स या कांस्टेंट, मैं आपसे बोलूं कि यहाँ वर्क क्या होगा, ठीक है, तो तुम सिंपल सा क्या करोगे, मान के चलो यहाँ जो मेरे पास ये फोर्स है ये 5 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट भी मान लेता हूँ मैं 5 मीटर है इस पॉइंट पर। तो आप सिंपल सा ये रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो आप क्या करोगे, फोर्स 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 है, तो कितना हो जाएगा 25 जूल। ये सिंपल लॉजिक। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का क्या निकाल दूँ मैं, एरिया। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, यानी एरिया अंडर द कर्व या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलूँ मैं, वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, कितना आ गया 25 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, ठीक है, ये वाला एरिया, तो सिंपल सा तुमने लॉजिक क्या यूज किया कि अगर मैं आपसे, जब फोर्स कांस्टेंट है और जब मैं आपसे वर्क फाइंड आउट करा रहा हूँ, तब आपने फोर्स लगाया, वर्क का फॉर्मूला लगाया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर दिया। या मैं दूसरा मेथड आपने क्या यूज किया, इसका, इस रेक्टेंगल का आपने एरिया कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब ऐसे सोचो, अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ना हो, फोर्स क्या हो, वेरिएबल, वो मैं दूसरे डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखो कुछ ऐसे हो, देखो जैसे ये हो, ये वाला कर्व हो, सेकंड,
ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, राइट, और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और इधर क्या लग रहा है, फोर्स वाई एक्सिस की तरफ। कुछ कर्व यूं हैं, यानी ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, अब फोर्स टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, अब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे मैं वर्क निकालने को बोलूं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो आप कैसे निकालोगे, ये मेरे पास मानो ये जो फोर्स है यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, ये है 5 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला मैं मान लेता हूँ ये है 5 मीटर, ठीक। अब देखो आप एक चीज़ बताओ, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बढ़ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पहुँचूँ, यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फोर्स हो जाता है 10 न्यूटन यहाँ, तो फोर्स मेरा बढ़ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। अब मैं फोर्स किसके लिए निकालूं, इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट के लिए? फोर्स तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सॉरी, वर्क मैं किस पॉइंट के लिए निकालूं, इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट के लिए? मैं कंफ्यूजन हो जाऊंगा, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ ये ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर वर्क का मैं फॉर्मूला यूज करूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अब हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल है, फोर्स बढ़ रहा है। तो मैं फोर्स लूं कौन सा, 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ ये लॉजिक काम नहीं करेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे, हम वही एरिया अंडर द कर्व, यानी ये मेरे पास एक ट्रिपेजियम है, राइट, ये वाला, ये क्या है, ट्रिपेजियम, ये वाला सेक्शन। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकाल दूं, इस पूरे का क्या निकाल दूं, एरिया, ये वाले सेक्शन का, तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम बराबर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो ये और एक ये, तो 5 और 10 कितना हो गया, ये 15 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस ये कितनी है, 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 5, 75/2। तो एरिया कितना आ गया मेरे पास, इतना, और यही आपका क्या हो जाएगा, वर्क। वर्क कितना हो गया मेरे पास, 75/2 जूल। तो इस फैक्टर के लिए जब फोर्स टाइम के साथ बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, फोर्स वेरिएबल हो ऐसे केस में, यानी बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो उस केस के लिए मैं वर्क कैसे फाइंड आउट करूंगा, मैं वर्क का लॉजिक यानी फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा, सिंपल मैं इस तरीके से इसको करूंगा। अब एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो इस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन को। देखो ये मेरे पास इधर फोर्स है, राइट, और ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस की तरफ। अब मैं तुमसे बोला जाए कि इस पर, इस कर्व के अंदर, ये वाला जो कर्व तुम्हें दे रखा है, इस वाले कर्व का क्या निकालो, वर्क निकालो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे वर्क? यहाँ हो क्या रहा है, पहले फोर्स बढ़ रहा है यहाँ, फिर फोर्स घट रहा है यहाँ, फिर फोर्स बढ़ रहा है यहाँ, फिर फोर्स घट रहा है यहाँ, और फिर फोर्स बढ़ रहा है, यानी फोर्स टाइम के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप वर्क कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियसली क्लियर बात हो चुकी है, अगर फोर्स कांस्टेंट होता, सॉरी, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो मैं वर्क निकाल सकता था वर्क के फॉर्मूले से, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अभी मैंने एक चीज़ देखी, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वहाँ वर्क का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वहाँ हम क्या निकालेंगे, उस कर्व का एरिया निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ देखो, यहाँ भी तो वेरिएबल है फोर्स, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम, कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ भी हम वर्क का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो याद रखना, किसी कांस्टेंट फोर्स के लिए
ही हम वर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो वहां हम उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं और वो एरिया उसका वर्क कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे मैं अगर सिंपल से एक काम कर सकता हूं, वो काम ये है, अगर मैं ऐसे बोलूं यहां से, देखो ऐसे करके कुछ रेक्टेंगल बना लेता हूं मैं ऐसे करके, जैसे मैंने एक वाला तो ये रेक्टेंगल बना लिया, ये वाला, ठीक है। मैं दूसरा काम ये कर सकता हूं, ये वाला रेक्टेंगल बना सकता हूं, और तीसरा काम मेरे पास क्या हो सकता है, इस वाले रेक्टेंगल का। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड, ये थर्ड। और अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो ये वाला, मान के चलो मैं यहाँ तक इस पॉइंट तक कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस वाले तक, तो मैं ये रेक्टेंगल क्या हो गया, रेक्टेंगल 4, रेक्टेंगल 4 हो गया ये। ठीक, मेरे पास 4 रेक्टेंगल बन गए, तो इनका मैं एरिया जो निकालूंगा कुछ हद तक मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, यानी इसके आसपास तक। लेकिन क्या एक्चुअल में वो मैं कंप्लीट एरिया निकाल पाऊंगा, नहीं, क्योंकि देखो अभी ये तो बचा है मेरे पास, ये वाला सेक्शन, ये वाला, इसका एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखो ये वाला छोटा सा, ये छोटू सा जो ये है, इसका मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा। अब इसका एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, और इसका एरिया भी तो मुझे कैलकुलेट करना है। छोटा सा जो पार्ट है ये वाला, ये जो रह गया ये वाला, तो इसका भी तो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो देखो सिंपल सा लॉजिक, अगर आपका कर्व कुछ ऐसा हो जो फोर्स घट रहा हो या बढ़ रहा हो, या किसी की भी बात कर रहे हैं वो इस कंडीशन में हो, तो हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं, देखो यहाँ एक चीज़ देखो, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक, मान के चलो यहाँ तक का मुझे, यहाँ तक, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर मुझे कभी भी इस तरीके से का कर्व दे रखा है, अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर छोटी छोटी एक स्ट्रिप ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, छोटी छोटी स्ट्रिप। देखो ये वाली, ये बहुत छोटी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, ये छोटी छोटी स्ट्रिप ले लेता हूँ और इन स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करता हूँ और उन सभी एरिया को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो बताओ इस कर्व का, इस वाले कर्व का क्या एरिया निकल पाएगा? सोचो सोचो, बात क्लियर है। यानी मैं अगर यहाँ छोटी छोटी स्ट्रिप ले लूँ, कुछ इस तरीके की स्ट्रिप, देखो कुछ ऐसी, ये वाली स्ट्रिप बहुत पतली स्ट्रिप है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी बड़ी ले रखी है। देखो ये वाली स्ट्रिप, मैं अगर इस तरीके की स्ट्रिप ले लूँ ये बहुत सारी, तो बताओ इसने क्या पूरे कर्व को कवर कर लिया, नहीं कर लिया। और मैं इस स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप ये हो गई, दूसरी स्ट्रिप ये हो गई, और देखो थर्ड स्ट्रिप ये हो गई, और फोर्थ स्ट्रिप ये हो गई। ठीक है, क्या मैं इस छोटी छोटी स्ट्रिप का, यानी रेक्टेंगल फॉर्म में हो गई, क्या मैं इनका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकता? बिल्कुल। तो देखो होगा क्या, ये वाला जो है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस की बात करें तो छोटा सा टुकड़ा कितना हो सकता है, ये डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखो ज़रा, ये वाला, ये यही पार्ट उठा लिया है मैंने, ये तो ये क्या होगा, ये छोटा सा पार्ट एक्स का, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, डी एक्स। इसे भी क्या बोलूँगा मैं, डी एक्स। ये अगली वाली स्ट्रिप का ये क्या होगा, छोटा सा पार्ट डी एक्स। ये भी क्या होगा, इसका छोटा सा पार्ट डी एक्स। इस तरीके से जो जितने भी छोटे पार्ट हैं ये सब क्या होंगे, डी एक्स। ये भी क्या होंगे, डी एक्स। ये सब क्या होंगे, डी एक्स। ये भी क्या होंगे, डी एक्स। ये भी क्या होंगे, सब डी एक्स। अब ये वाला जो है, ये वाई एक्सिस की तरफ फोर्स है, ये वाला सेक्शन, तो मैं इसको बोल देता हूँ y1। ठीक है, ये वाली स्ट्रिप को। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, y2। क्या बोल देता हूँ, ये अलग स्ट्रिप है। देखो ऐसे करके देखो, कुछ यहाँ अलग से देख लेते हैं। ये एक स्ट्रिप है, इसका ये वाला dx मान लेता हूँ, और ये y। दूसरी वाली स्ट्रिप देखो ज़रा, ये dx हो जाएगा, ये वाला सेक्शन dx, और इसे क्या मान लूँगा मैं,
y2, अगर इसे y1 बोल रहा हूँ तो मैं ये क्या हो जाएगा y2। सेम इस तरीके से थर्ड स्ट्रिप, ये क्या होगा dx और इसे क्या बोल दूंगा मैं y3। अब आप एक बात बताओ, अगर मैंने स्ट्रिप के एरिया को, ठीक है, इन सब स्ट्रिप्स का अगर मान के चलो 20 स्ट्रिप्स है और 20 स्ट्रिप यानी रेक्टेंगल है, तो इनका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं और उन सबको जोड़ दूं तो क्या इस कर्व का एरिया निकल सकता है? बिल्कुल। और वो एरिया इसका क्या कहलाएगा? वर्क। ठीक है, तो देखो कैसे, देखो मानो इसका जो एरिया है, ठीक है, वो आता है डीए, स्मॉल एरिया की बात करेंगे डीए इस वाले का, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किधर है इस स्ट्रिप का? वाई एक्सिस की तरफ, जो मैंने क्या माना है y1, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या माना है मैंने? छोटा सा पार्ट लिया है, क्या है? dx। इस वाली स्ट्रिप के लिए तो ये आ गया। नेक्स्ट स्ट्रिप के लिए डी एरिया क्या आएगा? स्मॉल एरिया डीए बोल दूंगा मैं। ये y2 यानी ये फोर्स है वाई एक्सिस की तरफ, ये y2, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? dx। सेम कंडीशन आगे मैं इस तरीके की अगर n स्ट्रिप्स निकालूं, अगर मैं तीसरी स्ट्रिप की बात करूं तो देखो क्या हो जाएगा? dA बराबर y3 इंटू dx। मैं अगर चौथी स्ट्रिप की बात करूं तो dA बराबर क्या हो जाएगा? y4 इंटू dx, क्योंकि मैं ये वाली फोर्स की बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस में जो फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। इस तरीके से अगर मैं एरिया निकालूं n स्ट्रिप्स का तो yn इंटू dx। बोलो हाँ या ना। अब मैं क्या कर दूं? इन सबको ऐड कर दूं, ऐसे ऐड कर दूं, देखो, ठीक है, देखो मैं इनको ऐड कर देता हूं। क्या? dA बराबर y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx प्लस y5 dx। जितनी भी स्ट्रिप होंगी, अगर 6 स्ट्रिप हैं तो y6 dx, 7 हैं तो y7 dx। इस तरीके से कितनी स्ट्रिप्स हैं? n स्ट्रिप। n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मान लेता हूँ मैं yn dx। इनको मैं क्या कर दूंगा? इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन सबको क्या कर दूंगा? ऐड। तो मुझे क्या करना होगा? इन सबका समेशन yn dx। n की वैल्यू कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होगी, कितने से? 1 से कहाँ तक? n तक, ठीक है, तो 1 से n तक। तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाएगा? समेशन। अब देखो मैं समेशन करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करने में। इसके लिए सबसे एक आसान मेथड क्या निकला, वो ये था कि आप इस तरीके की कंडीशन बनती है जहाँ फोर्स कांस्टेंट ना हो या कोई भी कांस्टेंट ना हो। अगर कोई ग्राफ की बात कर रहे हैं, उनमें से वेरिएबल हो कोई चीज़, चाहे वो डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का ग्राफ क्यों ना हो, या वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्यों ना हो, वो किसी का ग्राफ क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वेरिएबल, वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ हम उसका क्या करेंगे? इस तरीके से स्टेप्स लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी, हमें बहुत टाइम लग जाएगा इसका एरिया कैलकुलेट करने में। अब देखो स्टेप लेने से पता है क्या हुआ था? ये हुआ था, ये पूरी क्या हो गई थी? कवर। ये वाली जो ऊपर जो बच रही थी, ये जो एरिया जिनका हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, ये क्या हो जाएंगी? ये सब की सब क्या हो जाएंगी? कवर। देखो, ठीक है, और इन सबको क्या कर देंगे हम। लेकिन ऐड करते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए क्या किया? उसके लिए ये किया गया कि इसका एरिया निकालने के लिए उन्होंने क्या करा? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है? ये वाला। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो यही कहा जाएगा yn dx, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन का बेनिफिट क्या होगा? यहाँ मान के चलो इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यहाँ 0 है, x 0 है यहाँ, और मान के चलो मुझे यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना, यहाँ x की वैल्यू 5 है, तो मैं लिमिट जो रखूँगा 0 से कहाँ तक रखूँगा? 5 तक। तो लिमिट यहाँ कहाँ से हो जाएगी? ये 0 से 5 तक। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी, ये पूरा का पूरा एरिया की क्या आ गई? इंटीग्रेशन करने पर एरिया निकल के आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व निकल के आ जाएगा। या मैं तुमसे ऐसे बोलूँ कि वहाँ तक का एरिया नहीं, आप यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करो। आप यहाँ तक का, यहाँ मानो 0 वैल्यू है इसकी, यहाँ मान लेते हैं हम 3 है वैल्यू, तो आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे? 0 से 3 तक की। तो अब जो इंटीग्रेशन की लिमिट रखोगे तो 0 से 3 रखोगे, 5 नहीं रखोगे। मैं ऐसा बोलूं कि नहीं, मुझे तो यहाँ से इतने पार्ट का एरिया चाहिए, इतने वाले पार्ट का। ये मान के चलो 2 वैल्यू है और ये 3 है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे आप? 2 to
3, यानी अब जो ये 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो आपको जहाँ से वहाँ तक का एरिया चाहिए वहाँ तक की आप क्या रख लोगे, लिमिट्स रख लोगे। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें 3 चीज़ नोट कराई थी। तो समेशन या एडिशन की बात कर रहा था, एक बात कर रहा था मैं एरिया अंडर द कर्व, और एक थर्ड बात थी फॉर वेरिएबल फंक्शन। 3 चीज़। अब आपने इस कर्व के अंदर क्या क्या देखा, मैंने एडिशन किया था, यानी छोटी छोटी स्ट्रिप को क्या किया, मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद उनका एरिया अंडर द कर्व निकाला, उन स्ट्रिप को छोटी स्ट्रिप तोड़ी और इसका क्या निकाला, एरिया। ठीक है, और ये कब किया मैंने काम, जब वेरिएबल फंक्शन की बात हो रही थी, फोर्स कम या ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इंटीग्रेशन को करने के लिए, वो ये कि आप समेशन कर रहे थे हम लोग, फिर जो सेकंड चीज़ है वो ये एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे थे, और फॉर वेरिएबल फंक्शन की बात करते। तो 3 फैक्टर्स यहाँ, 3 गोल्डन पॉइंट्स में अगर बोलूँ तो ये 3 गोल्डन पॉइंट्स हैं आपके इंटीग्रेशन को समझने के लिए। ये बहुत बेस्ट मेथड है, आपको बिल्कुल जीरो से मैंने एक चीज़ सिखाई है। अगर कोई वेरिएबल अगर ये वाली चीज़ कांस्टेंट ना हो, अगर एक कांस्टेंट है तो सिंपल मैं वर्क का फॉर्मूला यूज़ कर लिया हूँ। अगर एक कांस्टेंट ना होता तो मैं उसका क्या करूँगा, इंटीग्रेशन से उसका एरिया कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अभी मैं एक और ग्राफ लेता हूँ और उससे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो ये मेरे पास एक कोई पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, y = x², ये पैराबोलिक है। ठीक, अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मुझे यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपल सा यहाँ लिमिट दे रखी है, मान के चलो 0 है, यहाँ लिमिट है 1 और यहाँ दे रखा है 3। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करूँगा, मैं सिंपल सा dA बराबर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, लिमिट 1 से 3 रखूँगा, इनटू ये y एक्सिस और ये d एक्सिस, तो ये क्या मान लूँगा, y × dx। क्लियर है, तो सिंपल है, dx क्या थी, वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स थी जो हमने ऐड करने के बाद कैलकुलेट की थी। ऐड करने के बाद मैंने उनको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो ये है y × dx। इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो पॉइंट हो गए कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन कहाँ यूज करना है। अब कुछ फॉर्मूला हैं, कुछ रूल्स हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखो कुछ बेसिक जनरल फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने होंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, देखो ये साइन किसका होता है, इंटीग्रेशन का, राइट। आप भी देख सकते हो, अभी मैं क्या कर रहा था, यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम किसी कर्व की बात करें तो वो भी कर्व कैसा होता था, टेढ़ा। देखो सेम इंटीग्रेशन का साइन भी उसी तरह होता है। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ x⁴n dx, राइट। अब इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो ये और एक ये। अगर इनकी लिमिट होती a यहाँ और ये b, x⁴n × dx। जिस इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं होती है उसे बोलते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। जिस इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखी होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। ये नीचे जो लिमिट रखी है इसे बोलते हैं हम लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं हम ऊपर वाले को अपर लिमिट। अपर लिमिट, ठीक। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जिस पर लिमिट नहीं होती, और डेफिनिट इंटीग्रेशन वो जिन पर लिमिट्स रखी होती है, इसे लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। इनडेफिनिट के अंदर ये है कि हमें ये नहीं पता कि कर्व कहाँ से कहाँ जाएगा। डेफिनेट के अंदर हमें ये पता कि कर्व हमारा ए से लेके बी तक जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब पहले मैं बात करूंगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x⁴n dx, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c, ठीक है, प्लस c। ये कांस्टेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट।
ठीक है। अब देखो जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, तो एक्स की पावर एन, तो मैं 2 को क्या लिखूंगा एन यानी 2 + 1 अपॉन एन + 1 यानी 2 + 1 प्लस सी, क्या हो जाएगा 2 + 1 3 और ये क्या हो जाएगा 3 + सी। ठीक है, मैंने आगे ऐसे बोला x की पावर 4 इंटीग्रेशन dx, ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx, तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा x की पावर 4 + 1 यानी n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। क्लियर है। मैंने आगे बोला √x dx का इंटीग्रेशन, तो सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो मैं इसको 1/2 dx लिख सकता हूँ। तो x 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 2 यानी 3/2, x की वैल्यू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये इसका एक जनरल फॉर्मूले का यूज है यहाँ पर। ओके, अगर इस जनरल फॉर्मूला पर लिमिट्स रखी होती तो आप इसे कैसे ओपन करते, जैसे x की पावर n dx वही लिमिट्स a टू द पावर b। देखो इसे मैं ओपन करूंगा, x की पावर n को क्या बोलूंगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात हो तो हम इस तरीके का एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इस इंटीग्रेशन करने के बाद, और इसकी जो लिमिट्स हैं इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम कोई कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेट के अंदर हमारी वैल्यू, हमारी लिमिट्स a से b तक जाएगी, लेकिन इनडेफिनेट के अंदर हमें नहीं पता है, तो वहाँ एक कांस्टेंट टर्म हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 1/n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, तो एक पूरी मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी 3 4 5 6 टोटल। तो मैं इसको क्या करूँगा, कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x की पावर n + 1 लिमिट्स a टू दी b, और लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब क्या होगा, इस v वाली वैल्यू को अपर को मैं इस x की जगह पुट करूँगा, राइट, तो होगा क्या 1/n + 1 x की जगह पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा b, ठीक है, और n + 1। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ माइनस। अब इस x की जगह आपको a को पुट करना है, तो a और पावर क्या हुई इसकी n + 1, ठीक है। ये इस तरीके से ओपन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x की पावर 2 dx लिमिट दे दो 1 to 2, तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 यानी 3, और नीचे भी 2 + 1 यानी 3। आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, लिमिट 1 to 2, तो 1/3 को बाहर रखोगे, x की पावर 3 1 to 2। अब इस x की जगह आप किसको लाओगे 2 को, तो देखो होगा क्या 1/3 ब्रैकेट 2 की पावर 3। अब माइनस यूज करोगे और इस x के आप किसको पुट करोगे 1 को, ठीक, क्या हो जाएगा 1 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 1/3 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 -1, और ये कितना आ जाएगा 7/3 इसका आंसर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे x की पावर था ये मानो 7, ठीक है, ये dx लिमिट रख दी मैंने वही 2 to 3, ठीक है। तो अब होगा क्या, वही इसको खोलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा x की पावर 8/8 स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट्स रख दो 2 to 3। अब 1/8 को आप बाहर लेंगे, बचा क्या x टू दी पावर 8 लिमिट्स 2 to 3। अब होगा क्या, अब मैं इस x की जगह किसको लेके आऊँगा 3 को, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, फिर मैं किसको लेके आऊँगा x की जगह इस 2 को, तो सेम स्टेप 1/8 ब्रैकेट 3 to the power 8 माइनस 2 to the power 8। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये है जनरल फॉर्मूला फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट्स दे रखी हो तो हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। अब इसके बाद मैं कुछ और फॉर्मूलाज की बात करता हूं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ओके, अब एक और चीज़ देखो, इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। कैसे? मैंने लिखा मानो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो आप, तो क्या आएगा एक्स टू द पावर अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, यानी ये इंटीग्रेशन आ गया। अब आप इस वैल्यू का क्या करो आप डिफरेंशिएशन, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, किसका? एक्स पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, तो अगर आप इसी वैल्यू का इसी के इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आई है उसी का करना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन, और ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को कहाँ रखते थे हम? बाहर मल्टीप्लाई के केस के अंदर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स की पावर 3, तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसे क्या लिखूंगा मैं? 3x स्क्वायर। और कांस्टेंट का क्या हो जाता था वहाँ? 0, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, तो क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? x स्क्वायर। देखो लौट के आ गया, नहीं आ गया? यानी ऐसा बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन क्या है? इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब और देखो, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। देखो ये है x की पावर 4dx, इसका इंटीग्रेशन करो आप, तो क्या हो जाएगा x की पावर 5/5 प्लस सी। अब इसी का क्या कर दो आप? डिफरेंशिएशन, तो dy ओवर dx x की पावर 5/5 प्लस सी। ये कांस्टेंट है तो ये कहाँ जाएगा? बाहर। x की पावर का क्या हो जाएगा? 5 का n x n माइनस 1, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? x की पावर 4। बताओ लौट के वही आ गया, नहीं आ गया? अगर कभी हमसे इंटीग्रेशन गलत हो जाए तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास उसका तुरंत डिफरेंशिएशन कर लो, और डिफरेंशिएशन होने के बाद अगर मेरे पास जो ये वैल्यू थी अगर ये नहीं आ रही, तो इसका मतलब पता है क्या? हमारा इंटीग्रेशन गलत हुआ है हमसे। अगेन जो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और हमें चेक करना है हम सही है या गलत, तो आने वाली वैल्यू का हम क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन। तो इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन आने पर लौट कर वो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? जिसका हमने क्या किया था? इंटीग्रेशन। ओके, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ओके, अब देखो, अगर मुझे dx का इंटीग्रेशन निकालना हो सिर्फ, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करूँगा? तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x प्लस सी। ठीक है, देखो मैं इसे कैसे करूँगा? ये dx है, मैं इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 इंटू dx होगा। 1 को मैं अगर x की टर्म में लिखूँ तो x की पावर 0 इंटू dx लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। किसी की अगर इसकी पावर 0 तो वो क्या हो जाएगी? 1। अब x की पावर 0 का मैं जनरल फॉर्मूला x की पावर n से मैं इसका क्या कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा? x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर 1 अपॉन 1 x प्लस सी। तो देखो क्या आ गया? सिंपल। तो याद रखना dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? आप सिंपल याद रखोगे x। मैंने बोला dm का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप क्या बोलोगे? m। मैंने बोला dp का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप क्या बोलोगे? p। अब मैंने बोला dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? y। ठीक है, मैंने बोला dk का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? k। ओके, तो इस फॉर्मेट से हम इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उनके आपको डिफरेंशिएशन याद रखने होंगे, सॉरी इंटीग्रेशन आपको उनके याद रखने होंगे। देखो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिक फंक्शन। ठीक है, वो क्या है? जैसे sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x dx। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी। अब देखो अगर मुझे cos x का, अब ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, अब cos x का डिफरेंशिएशन करना, dy और dx cos x प्लस सी, नेगेटिव cos x का। तो याद करो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस sin x। माइनस से माइनस खत्म, कांस्टेंट का 0, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? sin x के। तो हम इंटीग्रेशन का जो हमारे पास वैल्यू आ रही है अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करके देखें
तो हमारे पास वही वैल्यू निकल के आ जाएगी जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, अब देखो ये आ गया cos x का, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। अब sin x का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा cos x, sec स्क्वायर x का sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का होता है 10x प्लस सी। ठीक है, sec स्क्वायर के बाद आता है cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx का होता है माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, अब sec x 10x का होता है sec x प्लस सी। ठीक है, अब देखो cosec x cot x dx, cosec x और cot x dx ये होगा माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है और cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होता है। अब देखो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी ex dx का इंटीग्रेशन एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो e की पावर x प्लस सी। ओके, ये सब इंटीग्रेशन है ट्रिगोनोमेट्री के जो यूज होंगे यहाँ। अब एक चीज और देखो, वो क्या है, वो ये अगर साइन के साथ मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म है साइन ax dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cos ax बाई a प्लस सी, यानी ये कांस्टेंट टर्म होगी उसका हम उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं cos ax इसका इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ax बाई a प्लस सी। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका उसी के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, साइन 3x dx, तो ये क्या होगा साइन ax, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos ax यानी 3x अपॉन 3 प्लस सी। अगर ये साइन x होता तो माइनस cos x प्लस सी, लेकिन अगर साइन ax है तो क्या हो जाएगा माइनस cos ax बाई a। इस कांस्टेंट टर्म से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये यानी अगर सबके अंदर यहाँ a आ रहा हो तो a से हम उसको सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गए आपके कुछ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, जो कि हमारी फिजिक्स के अंदर यूज होंगे। अब मैं बात करूंगा एलजेब्रिक फंक्शंस हो तो वहां हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ओके, अब देखो एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अगर एलजेब्रा दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एलजेब्रा ठीक है ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मेरे पास वैल्यू है x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, x की पावर 4 का क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5, x की पावर 3 का 3 प्लस 1 4/4। अब ये 1 अपॉन x स्क्वायर आ गया, इस 1 अपॉन x स्क्वायर को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो x की पावर -1 अपॉन -1, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया प्लस माइनस यानी -1 अपॉन x प्लस सी। आपको एक चीज़ याद रखना, अगर 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1 अपॉन x। ठीक है, अगर ऐसे करके मैं आपको दे देता जैसे x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करो। ठीक है, तो इसका क्या होगा x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाई 3 प्लस साइन x का क्या होगा माइनस cos x प्लस माइनस cos x प्लस, अब 1 अपॉन x का क्या होगा। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस सी, तो इसका क्या हो जाएगा log x प्लस सी। ठीक है, ओके, अब लास्ट पार्ट और देखो इस इंटीग्रेशन का, उसके बाद हमारा जो फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो फिजिक्स के अंदर यूज होता है, चाहे वो जेई के लिए हो या बोर्ड के लिए हो, 11th के लिए हो, ठीक है, नीट के लिए हो या किसी के लिए, वो हमारा पोर्शन फिजिक्स के लिए कवर हो जाएगा। लास्ट सेक्शन है। देखो जैसे मैंने बोला कोई मेरे पास अब 2 फंक्शन है, राइट, कोई 2 फंक्शन जैसे u और v, ये कोई 2 फंक्शन है, ये 2 फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, एलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो, 2 अलग अलग फंक्शन, u एलजेब्रिक है तो ये लॉगरिथम अलग अलग फंक्शन हो।
ठीक है। तो इस टाइप के अगर दो अलग अलग फंक्शन का हम प्रोडक्ट करें तो उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं बायो वाले, वो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे अभी इसको। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है कि दो कोई फंक्शन अलग अलग, उनका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं और उनका इंटीग्रेशन निकालें, तो ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो, जैसे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनमें से मैं फर्स्ट फंक्शन किसे बोलूँगा और सेकेंड फंक्शन किसे बोलूँगा। तो देखो मेरे पास एक आपके लिए ट्रिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, ये है आइलेट। आइलेट, आइलेट का मतलब क्या है, इस आई को बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल को बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन, ए को बोलते हैं हम एलजेब्रिक फंक्शन, और टी को बोलते हैं हम ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, और ई को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब सीक्वेंस में अगर मैं इधर से चलूं, लेफ्ट से राइट की तरफ चलूं, तो देखो जो मेरे पास इसमें से मानो ये लिखा है कुछ ऐसे, x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से अगर इंटीग्रेशन निकलवा रहा है x साइन एक्स डी एक्स, तो x मेरे पास क्या कहलाता है, एलजेब्रिक फंक्शन, और ये मेरे पास क्या, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। अब आप इन पांचों वर्ड्स के अंदर देखो, सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, इनवर्स आ रहा है सबसे पहले, फिर लॉग आ रहा है, फिर एलजेब्रिक आ रहा है, फिर ट्रिगोनमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ऐसे ही अब इन दोनों में से देखो इसमें कौन फर्स्ट आ रहा है, एक्स क्या एलजेब्रिक और साइन एक्स क्या ट्रिगोनमेट्रिक। तो देखो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका जो फर्स्ट आ रहा है उसे हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, और जो सेकेंड आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन। क्लियर है। जैसे मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है। तो आप अब किसे फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले आ रहा होगा। तो देखो इनवर्स तो सबसे पहले आता है लॉग, इसके बाद आता है, तो इस इनवर्स को क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मानेंगे हम, सेकंड फंक्शन। जैसे एक्स ई एक्स, अब x क्या एलजेब्रिक फंक्शन, एक्स क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, तो इसे आप फर्स्ट मानोगे, इसे आप सेकंड कंक्लूड करोगे। अब एक और चीज, log x का इंटीग्रेशन पूछा जाए, log x का, सिर्फ और सिर्फ log x का, तो ये भी मैं बताऊंगा, एक स्पेशल केस है, अभी आपको इंटीग्रेशन भी कराऊंगा। log x का सिंपल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, हम इसका सिंपल इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 1 क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन, और log x क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। तो देखो एलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या आता है, फर्स्ट। तो लॉगरिथम फंक्शन को क्या मानूंगा, फर्स्ट, और सेकंड क्या मानूंगा, इस एलजेब्रिक फंक्शन को। तो log x का जब भी इंटीग्रेशन आए तो आप उसके साथ क्या इसका प्रोडक्ट कर दोगे, 1 का। तो 1 क्या हो जाएगा, एलजेब्रिक फंक्शन, उसे आप सेकंड फंक्शन मानोगे, और log x को क्या मानोगे आप, फर्स्ट फंक्शन। ये तो पहचान हो गई, ठीक है। अब इनके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो ये है x sin x dx का इंटीग्रेशन, यानी मैं यूँ बोलूँ कि u v dx का इंटीग्रेशन। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कि u है, मैंने फर्स्ट फंक्शन बोला इसे और इसमें सेकंड फंक्शन बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, का होल इंटीग्रेशन। ये इसका फॉर्मेट होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। देखो ये x sin x dx है। अब ये एलजेब्रिक और ये ट्रिगोनमेट्रिक, तो एलजेब्रिक पहले आएगा, ट्रिगोनमेट्रिक बाद में आएगा, तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा और इसे मैं क्या बोलूंगा, सेकंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
का होल इंटीग्रेशन। तो देखो x sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या था 1 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, तो किसका इंटीग्रेशन आ गया प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो ये मेरे पास अब है log x का इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या बोला था, log x के आप क्या मान लोगे 1 का मल्टीप्लाई कर लोगे, और आइलेट के अकॉर्डिंग 1 एल्जेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथम सेकंड फंक्शन, लॉगरिथम एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन है, तो लॉगरिथम फर्स्ट पहले आ रहा है तो इसको मैं फर्स्ट बोल दूंगा और इसको मैं सेकंड बोल दूंगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो log x 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x का होल इंटीग्रेशन। तो x x खत्म, तो ये क्या बचा dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो मैं क्या कर लूँगा x कॉमन ले लूँगा, बचा क्या log x माइनस 1 प्लस सी। ओके, ये हो गया लॉगरिथम का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे 2 फंक्शंस दे रखे हैं, वो अलग अलग फंक्शन है, इनवर्स हो, लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, तो इस तरीके से मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकता हूँ। इस फॉर्मेट को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, मैंने इस वीडियो के अंदर तुम्हें इंटीग्रेशन कंप्लीट कवर करा दिया है। जो इंटीग्रेशन हमारा बोर्ड के अंदर 11th के अंदर, नीट के अंदर और जेई के अंदर यूज होगा, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर यूज होगा, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है फिजिक्स में यूज होने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, वहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू पूछी जाती है, तो वो होगा पार्ट एरिया ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा एरिया ऑफ डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के केस के लिए। ओके।